हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स गिल्ड। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में कैपिटल मार्केट की एक्सप्लेनेशन तक पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम कैपिटल मार्केट के टाइप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम के लिए इशू की जाती हैं और इसका भी मेन फंक्शन यही है कि जो सेवर्स के पास फंड्स हैं उन्हें उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो या तो अपना बिजनेस नया खोलना चाहते हैं या फिर जो पुराने बिजनेस को ही अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं? वहाँ पे कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड्स। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल। फर्स्ट हो गया इंडिविजुअल, सेकंड हमारे बैंक्स, थर्ड म्यूचुअल फंड्स, और फोर्थ कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। और यहाँ पर हम किस किस फॉर्म में कैपिटल रेज कर सकते हैं वो है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन प्राइमरी मार्केट में। फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग शेयर्स इन अ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी। मतलब जब शेयर्स हम सेल करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए ताकि हम कैपिटल रेज कर सकें, उसे कहते हैं फ्लोटेशन। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो इसमें हम एक प्रोस्पेक्टस डिज़ाइन करते हैं। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनीज के मिशन लिखे होते हैं। इसमें मतलब फुल डिटेल लिखी होती है कि इस कंपनी ने इतने शेयर्स इशू करे हैं, जिसको परचेज करने को कर सकता है, और बताते हैं अपनी कंपनी के बारे में। मतलब इसमें एक तरह की कंपनी की तारीफ की जाती है और इसे हम मैगजीन्स या फिर उसमें न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज करवा देते हैं। ऑफर फॉर सेल, इसमें भी हम शेयर इशू करते हैं पर डायरेक्टली पब्लिक को नहीं करते। इसमें हम पहले इशू करते हैं इंटरमीडियरीज को। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जो जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हो गए या फिर जो इशूइंग हाउसेज हैं हमारे, उनको। तो कंपनी पहले इनको इशू करती है, ब्रोकर्स को, और ब्रोकर्स जो हैं वो आगे पब्लिक को रीसेल कर देते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, इसमें हम जो शेयर्स इशू करते हैं वो हम प्राइवेटली प्लेस करते हैं। मतलब इसमें हम कुछ ही लोगों को शेयर्स इशू करते हैं। पर इन दोनों में हमने शेयर्स पब्लिक को इशू किए, इसमें अलग बात है, हमने इंटरमीडिएट्स के लिए किए, पर फाइनली तो पब्लिक के पास ही गए शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? हमने सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ही ये शेयर्स इशू करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि पब्लिक इशू में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं और इसमें इतने एक्सपेंसेस नहीं होते और इससे क्विकली कैपिटल भी रेज हो जाती है। फोर्थ, राइट्स इशू। तो यार ये एक तरह का राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कि उनको पहले पूछा जाए। जब भी कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं पहले उनको पूछा जाता है कि आप और शेयर्स परचेज करना चाहोगे या नहीं। अगर वो मना कर देते हैं तब वो आगे पब्लिक को इशू कर देते हैं, वरना पहले उनसे पूछा जाता है। फिफ्थ, ई आई पी ओज। आई पी ओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ई आई पी ओज कुछ नहीं है, ये सेम है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टा जैसे, बस इसमें क्या किया हमने, ऑनलाइन सिस्टम लिया है, ऑनलाइन शेयर्स इशू करे हमने इसमें। और इसमें जो हमारे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स की बिहाफ पे प्लेस करते हैं ऑर्डर विद द कंपनी। अब देखते हैं सेकेंडरी मार्केट, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की। यहाँ पर तो न्यू सिक्योरिटीज होती थी प्राइमरी मार्केट में, इसलिए इसका नाम था न्यू इशू मार्केट। पर यहाँ पे जो होती है सेकेंडरी मार्केट में, वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होती है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कंपनीज को हेल्प करता है फाइनेंस रेज करने में, उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है, मतलब आपको खतरा नहीं है अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो, और जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है कंपनी की वो भी बढ़ाता है। तो एक बार वो डेफिनेशन में देख लेते हैं जो बुक में दे रखी है कि अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities। वो ये जो मैंने बताया आपको इजी लैंग्वेज में, पर इसको एक बार ये मतलब बता देता हूँ कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो या तो इस काम के लिए इनकॉर्पोरेट हुई हो या ना हुई हो,
पर वो तब भी असिस्ट करेगी, रेगुलेट करेगी और कंट्रोल करेगी बिजनेस को फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज। बस मतलब यही है। गाइस अब देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो स्टॉक एक्सचेंज की हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसा मार्केट कंटिन्यूसली चलता रहे जहाँ पर सिक्योरिटीज या तो खरीदी जा रही हैं और बेची जा रही हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसइन्वेस्ट करते हैं और री इन्वेस्ट करते हैं। डिसइन्वेस्ट मतलब जो एग्जिस्टिंग, जिन्होंने सिक्योरिटीज बाय कर रखी होती हैं, वो अपनी शेयर ओनरशिप हटा लेते हैं और जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे यार हमारी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है इनको लिक्विडिटी मिलती है और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सेकंड, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर सिक्योरिटीज की प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिटरमाइंड होती है। जिस सिक्योरिटी की जितनी डिमांड और जितनी सप्लाई है उसकी उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो सारी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होती हैं, तो सिक्योरिटीज ना होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि पब्लिक को एक सेफ और फेयर डील मिल सके। फोर्थ, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ होगी तो इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होता है, इससे जो हमारी सेविंग्स होती हैं वो बहुत ही अच्छे कामों में लग पाती हैं, जिससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है और इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। फिफ्थ, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। एक्सचेंज की हमेशा से कोशिश रही है कि यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की ओनरशिप बहुत ज़्यादा रहे, इसलिए वो यहाँ पर इफेक्टिव स्टेप लेती है ताकि पब्लिक को एजुकेट कर पाए इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उनसे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सिक्स्थ, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब है सट्टा होता है, पर यहाँ पर इसे ये कन्फ्यूज मत कर लेना कि भैया स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि सट्टा लगाओ दिल खोल के, नहीं। स्टॉक एक्सचेंज ये कहता है कि स्पेकुलेशन करो पर एक कंट्रोल और रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, क्योंकि ये माना गया है कि थोड़ा बहुत हेल्दी स्पेकुलेशन होना चाहिए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बरकरार रहे। तो गाइज आप देखते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसे स्किप करके बिल्कुल मत देखना, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यूट्यूब पर आज तक किसी ने भी इस तरीके से ट्रेडिंग प्रोसीजर को नहीं समझाया होगा। मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा इस अच्छी तरीके से। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर किसी को शेयर्स खरीदने हैं, मान लो कोई इंडिविजुअल को शेयर्स खरीदने हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो ये हम ही हैं, हमें शेयर्स परचेज करने हैं, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एक ब्रोकर अप्रोच करना। सबसे पहले हम जाएंगे एक ब्रोकर के पास। अब ये ब्रोकर कौन होते हैं? तो इन्हें सेबी रजिस्टर्ड करती है ये सारे काम करने के लिए, मतलब डीलिंग इन सिक्योरिटीज, सारे काम यही देखते हैं ब्रोकर। तो ये ब्रोकर कौन कौन हो सकता है वो देखते हैं। ये ब्रोकर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर बैंक हो सकता है। हाँ, बैंक से याद आया कि हमारे पास सबसे पहले बैंक अकाउंट हमारा बहुत ज़रूरी है होना। अगर हमें शेयर्स परचेज करने हैं तो हमारे पास बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। ये इंडिविजुअल हो सकता है ब्रोकर, बैंक हो सकता है, या फिर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो सकती है। इनमें से हम किसी को भी अपना ब्रोकर बना सकते हैं। चाहे तो हम अपने बैंक से ही कह सकते हैं कि हमारे ब्रोकर बन जाओ, और अगर बैंक से नहीं बनाना तो या तो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। अब अगला स्टेप, जब हम ब्रोकर को अप्रोच करेंगे तो ब्रोकर हमसे दो तरह के फॉर्म साइन करवाएगा। पहला तो ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, और सेकंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रोकर क्लाइंट। और सेकंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ब्रोकर हमसे ये दो फॉर्म साइन करवाएगा कि एक तरह का प्रूफ है उसके पास भी कि वो हमारा ब्रोकर है, और इसमें हमारी कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, हमारी क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये मतलब जो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स होती हैं ये सारी इसमें हमारी होंगी। अब इसके बाद जो ब्रोकर है वो इन्वेस्टर के नाम से एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा, और जो हम हैं इंडिविजुअल, हमें एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है।
डीमैट अकाउंट, ये एक और नाम से भी जाना जाता है बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। तो हमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारे यही है, ब्रोकर भाई साहब। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिपॉजिटरीज जो होती हैं उनके बिहाफ पर यही हमारे साथ डीलिंग करते हैं। डिपॉजिटरीज कैश दो तरीके की होती हैं, मतलब दो होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी एनएसडीएल और सेकंड होती है हमारी सीडीएसएल। एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड और सेकंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो हमने जो डीमैट अकाउंट इनके साथ ओपन करा लिया। डिपॉजिटरीज होती क्या है? बेसिकली जैसे हमारे बैंक होते हैं हमारा कैश को ट्रांजेक्शन्स के लिए सेफ रखते हैं हमारे कैश को, ऐसी डिपॉजिटरीज हमारे शेयर्स की डीलिंग करती है। अगर हम जितने भी शेयर्स सेल या परचेज करते हैं वो हमारे सारे डिपॉजिट डीमैट अकाउंट में शो होंगे, जो कि हमारा डिपॉजिटरीज में खुला हुआ है। अब अब हमारा सब काम हो गया, हमने डीमैट अकाउंट भी खोल लिया, ब्रोकर भी अप्रोच कर लिया। अब हम ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमें इतने शेयर्स खरीदने हैं, इस कंपनी के खरीदने हैं और इस प्राइस पे खरीदने हैं। तो मैंने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस दिए। जैसे मैंने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस दिए वो हमारा ऑर्डर प्लेस कर देगा और हमें एक इशू करेगा ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, ये ब्रोकर जो है हमें एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू कर देगा कि ये एक तरह का प्रूफ है कि मैंने तुम्हारा ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जैसे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो इन्वेस्टर हमें दोबारा एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप ये हमें इसलिए इशू की जाती है ताकि हमारा प्रूफ रहे कि मैंने तुम्हारी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है। अब जैसे ही हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, जो वो होता है ब्रोकर हमें एक कॉन्टैक्ट नोट भी इशू करेगा। और गाइस ये कॉन्टैक्ट नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर चित्र स्टार बना लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसके अंदर हमारी कुछ डिटेल्स होती हैं जैसे नंबर ऑफ शेयर्स, हमने कितने परचेज या सेल करे हैं, उनकी प्राइस, डेट, टाइम ऑफ डील, ये सब। और इस पर एक यूनिक ऑर्डर कोड भी होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज असाइन करता है हर ट्रांजेक्शन को। यूनिक ऑर्डर कोड ये इसी के अंदर होता है कॉन्टैक्ट नोट के अंदर। अब जैसे ही हमें कॉन्टैक्ट नोट मिल गया, हमें पेमेंट करनी है और वो भी उसी दिन जिस दिन हमें कॉन्टैक्ट नोट मिला है। इसको नाम दिया गया पे इन डे। क्या नाम दिया गया है? पे इन डे। जिस दिन हमें कॉन्टैक्ट नोट मिला हमें उसी दिन पेमेंट करनी है, उसका नाम दिया गया पे इन डे, मतलब उसी दिन पेमेंट की गई। और ये पे इन डे क्या होता है? ये T+2 डे का बिफोर होता है। मतलब T+2 क्या है? ये एक तरह का सेटलमेंट है स्टॉक एक्सचेंज का कि 2 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट हो जाना चाहिए जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो पे इन डे उससे जस्ट बिफोर वाला डे कहलाता है। और T+2 आप याद रखना, T+2 सेटलमेंट इसका मतलब यही है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो 2 दिन के अंदर सेटल हो जाना चाहिए। और जो T+2 डे का आखिरी दिन होता है उसी दिन जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होता है वो ब्रोकर्स को भी पे कर देता है, क्योंकि उनके ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं जो वो स्टॉक एक्सचेंज से भी लेते हैं और हमसे भी लेते हैं। उसे कहते हैं पे आउट डे। पे आउट डे, दैट्स इट। और दोबारा देखते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर को। सबसे पहले हमें एक ब्रोकर को अप्रोच करना है। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, हमारा बैंक हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो सकती है। अब हमने ब्रोकर जब अप्रोच कर लिया तो हमसे दो तरह के फॉर्म फिल करवाएगा। पहला ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, सेकंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये साइन करवा लिए। जैसे हमने ये साइन करे वो एक ट्रेड अकाउंट ओपन करेगा इन्वेस्टर के नेम से और हमें अपना डीमैट अकाउंट खोलना है जिसका दूसरा नाम है बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। अब हमने डीमैट अकाउंट खोल लिया डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट के साथ, मतलब कि ब्रोकर के साथ। और डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? डिपॉजिटरीज वो होती हैं जहाँ पे हमारे शेयर सेफ रहते हैं और जहाँ पे हमारी शेयर्स की डीलिंग शो होती है।
डिपॉजिटरीज होती हैं दो, NSDL और CDSL। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, अब हमने डीमैट अकाउंट भी खोल लिया। अब हम ब्रोकर को है इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमें कितने शेयर्स और किस कंपनी के खरीदने हैं। तो जो हमारा ब्रोकर है वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, और जैसे ही उन्होंने ऑर्डर प्लेस करा वो हमें एक ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप इशू करेगा, ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप, कि मैंने तुम्हारा ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो जो ब्रोकर होता है वो हमें ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप देता है और विद इन 24 आवर्स एक कॉन्टैक्ट नोट देता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, इसमें हमारी सारी डिटेल्स होती हैं कि हमने कितने शेयर्स परचेज करे हैं, उनकी प्राइस, उनकी डेट, टाइम ऑफ डील और जितने ब्रोकरेज चार्जेस लगे हैं ब्रोकर के, वो सब। अब जैसे कॉन्टैक्ट नोट हमें मिला, हमें उसी दिन पेमेंट करनी है, जिसको नाम दिया गया पे इन डे, मतलब उसी दिन हमें पेमेंट करनी है। और इस कॉन्टैक्ट नोट में हमारे यूनिक ऑर्डर कोड भी असाइन किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। और ये जो सेटलमेंट होता है हमारा, ये होता है T+2 सेटलमेंट, मतलब कि 2 डेज के अंदर हमारा जो भी ट्रांजेक्शन है वो सेटल हो जाना चाहिए। और पे आउट डे क्या होता है, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज होती है वो भी ब्रोकरेज चार्जेस पे करती है ब्रोकर्स को उसी दिन 24 घंटे के अंदर, उसे कहते हैं पे आउट डे। और गाइज एक बहुत ज़रूरी बात, जितना भी हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर वर्क करता है ये सारा का सारा ऑनलाइन वर्क करता है, इस बात को ध्यान रखना। पेपर वर्क पहले होता था पर अब पेपर वर्क को हटा दिया गया है। और डीमैट अकाउंट का मतलब भी यही है, डीमैट मतलब डीमैटीरियलाइज्ड, मतलब मटेरियल को हटा देना, डीमैटीरियलाइज्ड। तो ये मेरा सारा जितना भी काम है ट्रेडिंग प्रोसीजर का ये सब ऑनलाइन होता है, ये बिल्कुल याद रखना। अब एक बार आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर बुक के हिसाब से बता देता हूँ कि अगर पेपर में आ गया तो आपको कैसे लिखना है, क्योंकि वो तो अब लिख के आओगे नहीं, जो मैंने आपको राम कथा बताई है पूरी की पूरी। अगर पेपर में आता है तो ये मेजर 5 स्टेप्स हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर के। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सेकंड, ओपनिंग डीमैट अकाउंट। थर्ड, प्लेसिंग द ऑर्डर। फोर्थ, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। फिफ्थ, सेटलमेंट। मैंने वैसे तो आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे दोबारा समझाने की ज़रूरत है, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको कि फर्स्ट, सिलेक्शन ब्रोकर, हमने ब्रोकर सेलेक्ट करना है। और वो ब्रोकर कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, बैंक हो सकता है, या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है। सेकंड, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है डिपॉजिटरी में और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। थर्ड, प्लेसिंग द ऑर्डर, वो हमारा ऑर्डर प्लेस कर देगा, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, फिर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको पता है फिर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू होते हैं इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में। फिफ्थ, सेटलमेंट, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हमारी सेटल हो जाएगी। गाइस एक लास्ट वर्क बच गया है, सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये 12 अप्रैल 1988 को एस्टेब्लिश की गई थी एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ताकि जो शेयर मार्केट है उस पर नज़र रख सकें कि कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं, इसलिए इसको वॉचडॉग भी कहा जाता है। वॉचडॉग, वॉचडॉग मतलब ये नज़र रखता है शेयर मार्केट पे। पर जो है कि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, वो मिला 30 जनवरी 1992 बाय एन एक्ट, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। एस्टेब्लिश करने के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि 3 लोगों की नीड सेटिस्फाई की जा सके। अब वो 3 लोग कौन थे, पहले हमारे हो गए इशूअर्स, पहले हमारे इशूअर्स, सेकंड हमारे इन्वेस्टर्स, और थर्ड हमारे इंटरमीडियरीज। इशूअर्स के लिए इसलिए ताकि उन्हें फाइनेंस की नीड होती है, उन्हें फाइनेंस मिल जाए। इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए कि उनके जो राइट्स और उनके इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इंटरमीडिएट्स के लिए इसलिए कि उन्हें कॉम्पिटिटिव मार्केट दिया गया जहाँ पर वो इशूअर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को ही बेटर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। सेबी, तो इसके फंक्शंस को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल, प्रोटेक्टिव। सबसे पहले रेगुलेटरी देखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन। इंस्पेक्शंस, कि इंस्पेक्शंस कराए जाएँ, एक्टिविटीज़ देखी जाएँ। कंडक्ट इंक्वायरीज, इंक्वायरीज को कंडक्ट कराया जाए। और ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को टाइम टू टाइम ऑडिट कराते रहना चाहिए ताकि पता लगता रहे कि हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं। डेवलपमेंटल, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च कंडक्ट कराई जाए। पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो रेगुलरली बेसिस पर पब्लिश की जानी चाहिए ताकि जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें फुल इन्फॉर्मेशन पता हो। एंड मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट,
कैपिटल मार्केट को भी डेवलप करने के लिए मेजर्स लेते रहना चाहिए। प्रोटेक्टिव, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें प्रोहिबिट कर देना चाहिए। इम्पोजिंग पेनल्टीज़, और जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो उस पर पेनल्टी ज़रूर इम्पोज करनी चाहिए। जैसे जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, प्राइस रिगिंग हो गई, ये सब। एंड लास्ट, टेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये सबसे मेन फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन में, कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स जरूर लेने चाहिए। गाइस, होप करूँगा अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा फाइनेंशियल मार्केट में, और अगर कोई डाउट बचा है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका आंसर उसी टाइम देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।